हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में अभी जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक पर एक भर्ती निकली हुई है। ऑल इंडिया से काफ़ी मोटी भर्ती निकली हुई है। दोस्तों, मैं ज़्यादातर भर्तियों से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये आपको ही पता है, लेकिन मैं हमेशा पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। मेन चीज़ तो ये है कि मैंने भी जब ये इस भर्ती के बारे में देखा तो यूट्यूब पर सर्च करके कुछ वीडियो देखे, लेकिन बड़ा अजीब लगा कि कई ज़्यादातर वीडियो में हवा हवाई में या फिर सुनी सुनाई सी बातें बताई गई थी, लेकिन इस भर्ती से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें जो छूट रखी है अभी भी आप लोगों को भी बताना वो मेरे लिए ज़रूरी था। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देख लोगे तो मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैंने सब चीज़ें देखने के बाद ही सोचा कि एक वीडियो में ऐसा बनाऊँ जिसमें यूनिक हो, सटीक हो और देसी लैंग्वेज में बिल्कुल सही से आपको समझाया गया हो। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वैसे तो हर जगह यूट्यूब पर सब जगह देख लिया होगा, फिर भी मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये ऑल इंडिया से निकली हुई भर्ती है। 38,926 इसमें पोस्ट है। दोस्तों, पहले हुआ क्या करता था कि राजस्थान या पंजाब, तमिलनाडु सबसे अलग अलग सर्किल वाइज पोस्टें भर्तियां निकलती थी, लेकिन इस बार इसको ऑल इंडिया से निकाला गया है। तो इसमें भी कई लोग कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि भर्ती ऑल इंडिया से है, एक साथ निकाली गई है। बाकी सब सर्किल में जैसे राजस्थान, पंजाब सबसे अलग अलग उसी प्रकार है, ज़्यादा टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मेन चीज़ होती क्या थी कि 2016 से पहले ये भर्तियां ऑफलाइन होती थी जीडीएस की, जिसमें ऑफलाइन ही फॉर्म आपको जाके किसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जमा कराना होते थे। लेकिन अब ये क्या गया, सब सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया, तो अब ये भर्तियां वैसे ऑनलाइन होती है। दोस्तों, आपको पता है 2 मई 2022 से इस फॉर्म का बनना स्टार्ट हो चुका है और इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 जून 2022 है। तो ज़्यादातर वीडियो में आप देखोगे तो आपको इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कैसे करें या सब कुछ ऐसे ही बताया गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में या किसी भी जगह करियर में जा रहे हो तो पहले उस चीज़ के बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर जीडीएस क्या है, जीडीएस भर्ती में सिलेक्शन के बाद क्या होगा, या कई कन्फ्यूजन ऐसे होंगे जो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप वीडियो पहले पूरा देखो, समझो, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करो, क्योंकि कई बार मैंने कई केस देखे जिसमें बाद में कहते हैं कि यार ये तो हमें बताया नहीं गया था, इसमें ऐसा भी है। तो वो सारे डाउट में स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा आपके। दोस्तों, सबसे मेन तो जीडीएस की जो पोस्ट है अभी से नहीं, ये अंग्रेजों के टाइम से कहा जाता है कि अंग्रेजों के टाइम से बहुत पहले से पोस्ट ऑफिस, आपको पता है, काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है, तो काफ़ी टाइम से पोस्ट चली आ रही थी। और ये कहा जाता था कि उस टाइम पे जब डिपार्टमेंट को डाक बांटने से या ऐसे कुछ रिलेटेड काम की ज़रूरत होती थी, तो उस समय कुछ एक्स्ट्रा लोगों को इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए घंटे के हिसाब से रखा गया था, यानी कि 2 या 3 घंटे के लिए उन लोगों को रखा गया था। और उनका नाम भी उस टाइम ईडीडीए ऐसे कुछ अलग हो, ईडीएम से ऐसे कुछ पोस्ट हुआ करती थी, यानी कि ईडी का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट कर्मचारी, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, छठे वेतन में इनको 8 पदों में विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों लाइफ का चेंज हुआ, जीडीएस का 7वां वेतन जो लगा था उसके बाद 2016 के समथिंग जो वेतन लगा था, उसमें फिर क्या किया गया कि इनकी जो 8 पोस्टें हुआ करती थी उनको चेंज करके 3 ही पोस्ट कर दिया गया है, जो कि अभी की भर्ती में आप पढ़ते हो, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। आखिर ये भी क्या होता है वो मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या जीडीएस एक नियमित कर्मचारी है या फिर सेंटर के अंडर में या फिर स्टेट के अंडर में। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये केंद्र के अधीन पोस्ट है, लेकिन ये रेगुलर पोस्ट नहीं है। यानी कि आप केंद्र के अधीन तो हो, लेकिन जो विभाग के कर्मचारी होते हैं उनकी श्रेणी में नहीं आती है। आपको वैसे कोई हटा नहीं सकता, बाकी ये रेगुलर पोस्ट नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आपका डाउट, ये केंद्र के अधीन जरूर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय तो हो, लेकिन ये रेगुलर पोस्ट में नहीं आती। रेगुलर ना होने का भी एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा रूल है उसकी वजह से, क्योंकि अभी भी वही टाइम वाले हॉर्स के हिसाब से इनको पेमेंट मिलता है। जैसे पहले कम था, लेकिन 7वें वेतन के बाद इनको 4 और 5 घंटे की ड्यूटी कर दी गई है और उसी हिसाब से इनका पेमेंट रखा गया है कि आप 4 या 5 घंटे ड्यूटी करेंगे तो आपको इतना ही पेमेंट मिलेगा। दोस्तों, पदों को आप इस लिस्ट से पहचानोगे। सबसे ऊपर आप जो देख रहे हो ये बीपीएम का होता है। बीपीएम भी 2 लेवल हुआ करते हैं। पहला लेवल आप देख रहे हो जिसमें लेवल 1 में 12,000 रुपया पे ग्रेड होती है, लेवल 2 में 14,500 पे ग्रेड होती है। दोस्तों, लेवल 2 में जो 14,500 पे ग्रेड है, ये पोस्ट
अब बहुत ही कम केस में रही है, या इस भर्ती में तो जैसे आपको कहीं दिख ही नहीं रहा होगा 14,500। लेकिन पहले ये पोस्ट हुआ करती थी। पहले क्या होता था कि जो ब्रांच ऑफिस होते थे ना, वहाँ पर 2-4 लोगों का स्टाफ होता था, तो वो थोड़ा बड़ा ऑफिस होता था, उसे ईडीएसओ कहा जाता था, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एसओ। और उसमें ईडीएसपीएम रहा करता था, तो उनकी ये पे ग्रेड मिलता था। अभी भी बहुत ही कम इस भर्ती में ना के बराबर पोस्ट होगी, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है कि लेवल 1 के बीपीएम का 12,000 पे ग्रेड है, और लेवल 2 के बीपीएम का 14,500 लेवल 2 के बीपीएम का पे ग्रेड है। उसके बाद नीचे सेकंड पोजीशन में आते हैं एबीपीएम, यानी कि ये भी ब्रांच ऑफिस में काम करते हैं। एबीपीएम जो होते हैं उनका 10,000 पे ग्रेड होता है इन लेवल 1 का। और जो लेवल 2 के एबीपीएम होते हैं उनको एबीपीएम नहीं बल्कि उनके डाक सेवक कहा जाता है, और इनका जो 12,000 का पे ग्रेड होता है दोस्तों। फिर से पूरी चीज़ को समझने के लिए मैं बताता हूँ कि जो लेवल 1 के बीपीएम है वो 4 घंटे की ड्यूटी में आते हैं, लेवल 2 के बीपीएम 5 घंटे की ड्यूटी में आते हैं। उसी प्रकार एबीपीएम लेवल 1 वाले तो 4 घंटे की ड्यूटी में आते हैं, लेकिन एबीपीएम लेवल जो श्रेणी 2 है वो 5 घंटे की ड्यूटी में आते हैं। अब अगर इनके काम की बात की जाए तो जो फर्स्ट नंबर पर जो बीपीएम है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं। दूसरे नंबर पर लेवल 2 के जो बीपीएम होते हैं वो भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस के ब्रांच पोस्ट मास्टर ही होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा ऑफिस बड़ा होता है। तीसरे क्राइटेरिया में हम चलते हैं एबीपीएम। तो एबीपीएम ज़्यादातर जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके अंडर में ये काम करते हैं। जैसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के अलावा जो भी काम होता है डाक ले आना ले जाना, ज़्यादातर डाक डिलीवरी का, वो इनके द्वारा किया जाता है। अब नीचे नीचे रहता है हमारी डाक सेवक पोस्ट। दोस्तों डाक सेवक और बीपीएम का लेवल लगभग बराबर रहता है, इनकी सैलरी भी बराबर होती है, लेकिन इनका ज़्यादातर जो डाक सेवक की जो पोस्ट होती है वो सब ऑफिस होते हैं जिन्हें एसओ कहा जाता है, जो बड़े ऑफिस होते हैं उनमें इनकी पोस्ट लगाई जाती है। वहाँ पर इनको 5 से 6 घंटे तक भी काम करने ही लेते हैं, लेकिन 5 घंटे ड्यूटी के कारण इनको ज़्यादातर ड्यूटी वही लगती है। दोस्तों अगर सैलरी की बात की जाए तो आपके माइंड में यह होता है कि काफ़ी कम सैलरी होगी 12,000, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पूरी चीज़ मैं पूरी डिटेल से बताता हूँ कि इनके ये सिर्फ लेवल है। 7वें वेतन से पहले जीडीएस को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन 7वें वेतन के बाद इनकी सैलरी के साथ काफ़ी अलाउंस भी जोड़ दी गई है। 12,000 इनका पे ग्रेड होता है। उनके अलावा इनको अन्य कर्मचारियों की तरह डीए भी मिलता है, इनके चिल्ड्रन अलाउंस का भत्ता भी इनको मिलता है, रिस्क अलाउंस भी इनको मिलता है, बोट अलाउंस भी इनको मिलता है, साइकिल भत्ता भी इनको मिलता है। और सालाना दीपावली पर जो दीपावली बोनस जो केंद्र कर्मचारियों को मिलता है उनके बराबर ही इनको दीपावली का बोनस भी मिलता है। पूरी साल में 20 छुट्टियां भी इनको मिलती है, सवैतनिक छुट्टियां होती है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा कर दिया गया वैसे तो सरकार द्वारा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पोस्ट अच्छी नहीं है, अच्छी पोस्ट है। जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। आप फॉर्म तो जरूर अप्लाई करना, और काफ़ी अच्छी सैलरी भी बनने लगी है। अगर सैलरी के भी कई ज़्यादा लोगों का सवाल होता है कि आखिर सैलरी लगभग में कितनी बनेगी, तो कई वीडियो में मैंने देखा यूट्यूबर बताया गया कि 10,000 12,000, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक इनकी सैलरी हो जाती है। बीपीएम का लेवल 1 देख रहे हो ना, उनके लेवल 1 की 12,000 तो उनकी बेसिक है, डीए वगैरह जुड़ा के 16,580 रुपये की इनकी टोटल फर्स्ट महीने से सैलरी लगभग स्टार्ट हो जाएगी। उसमें 200 300 कटौती होगी, वो थोड़ी अलग चीज़ है। उसके बाद जो लेवल 2 वाले बीपीएम है उनकी 19,930 रुपये पूरी बेसिक पे बनेगी। अपने जो सैलरी है 19,930 के समथिंग बनेगी, इसमें भी कुछ कटौतियाँ होगी। उसके बाद सबसे कम सैलरी एबीपीएम की होती है जिनका 10,000 पे ग्रेड होता है, फिर भी उनकी 10,000 सैलरी नहीं होती है। उनकी डीए वगैरह जुड़ा के समथिंग स्टार्ट में 13,425 के लगभग उनकी सैलरी बेसिक बनेगी। और नीचे नीचे डाक सेवक का मैंने पहले ही बताया कि बीपीएम की तरह अच्छी सैलरी बन जाती है। तो डाक सेवक की जो 12,000 और 4,000 के समथिंग इनका डीए वगैरह कोई 34% डीए पर हो रखा है अभी। तो इस प्रकार 16,105 के समथिंग इनकी सैलरी बन जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी सैलरी पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो आप इसमें भविष्य आजमा सकते हो। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इसमें यह है नहीं कि ये आप रुक जाओगे। जब आप जीडीएसपी की भर्ती में सिलेक्शन हो जाओगे उसके बाद 3 साल के बाद आप इसमें एमटीएस का एग्ज़ाम देके आगे डिपार्टमेंट में प्रमोशन ले सकते हो। 5 साल के बाद में आप पोस्टमैन और पीए की सीधी भर्तियों में जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते हैं उनके जरिए भी आप सीधे पीए और पोस्टमैन बन सकते हो, जिनकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है आज के टाइम में। तो बिल्कुल भी आप हिचकिचाना नहीं, अगर आपके दिल में है तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई करना। तो फिर देख लेते कि उम्र और योग्यता क्या होती है। वीडियो में इतना ही बता दिया, तो चलो मैं भी पूरी डिटेल देता हूँ। उम्र की बात की जाए तो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष है। एससी और एसटी को 3 वर्ष की इसमें छूट मिलती है। योग्यता की बात की जाए तो आप 10वीं मार्क्स
10वीं की मार्कशीट इसमें आवश्यक है। 10वीं बेस पर इसकी मेरिट निकलेगी, तो 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट में इंग्लिश और गणित इंक्लूड होनी चाहिए। साथ ही आप किसी राज्य केंद्र सरकार के माध्यम से बोर्ड से जिनसे भी हो वो आपकी चल जाएगी। और इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना जरूरी, जो आजकल ज़्यादातर आरसीआईटी कोर्स होता है वो भी इसमें शामिल है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर इसकी मेरिट कैसे निकलेगी, तो मैं बताता हूँ 10 की जो आपकी मार्कशीट आप लगाएंगे उसकी 10th के जो मार्क है उनके आधार पर इनकी मेरिट निकलेगी। लेकिन कई लोगों के सवाल, और ये सवाल हमारे दिमाग में भी है, क्योंकि कोरोना में ज़्यादातर बच्चों के कहा जाता है कि काफ़ी अच्छे परसेंटेज बन गए तो फिर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए अभी तो ऑफिशियल कोई ऑर्डर आया नहीं कि इस भर्ती में उनको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वैसे मैंने देखा कि कई भर्तियाँ आई थी, उनमें जो कोरोना में जो भी परसेंटेज के स्टूडेंट उनको बाहर ही रखा गया था। हो सकता है इसके अंदर भी बाहर रखा जाए, इसलिए आप कंफ्यूजन मत रहना, फॉर्म जरूर लगाना। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए फॉर्म लगाने से पहले, तो आपके पास लगभग फोटो, हस्ताक्षर होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, ये सब कुछ होना बहुत ही ज़रूरी है। और कंप्यूटर कोर्स, यही ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स है और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब लास्ट में चलते हैं कि भर्ती आखिर ऑल इंडिया से इतनी बड़ी आई तो राजस्थान से कितनी होगी, पंजाब से कितनी होगी, सबकी अलग अलग सर्किल है, लिंक दिया हुआ वहाँ जाके देख सकते हो। वैसे तो मैं राजस्थान से बताता हूँ कि जो मेन जो राजस्थान सर्किल है उसकी आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि वहाँ से कितने पद आए हैं, कितनी पदों पर भर्ती हो रखी है। तो गाइज राजस्थान में बात की जाए तो 2390 पोस्ट है, ठीक है, 23 से 90 पोस्ट है। उनमें से राजस्थान में 1127 पोस्ट जनरल से है, और ओबीसी से 231 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस से 289 पोस्ट है, और एससी से 371 पोस्ट है, और एसटी से 305 पोस्ट है, यानी कि टोटल 2390 पोस्ट है। और भी अगर अलग अलग राज्यों के आप अगर देखना चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। सबसे मेन चीज़ दोस्तों एक चीज़ होती है कि फॉर्म को आप जब भर रहे हो तो कहाँ से लगाए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मेरे मत से मेरी बात मानोगे तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने ही सर्किल से लगाए। अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान से फॉर्म लगाए, ना कि आप तमिलनाडु, पंजाब या दूसरे साइड से लगाए। क्योंकि मैंने काफ़ी केस देखे ऐसे, जो पिछली जो भर्ती थी उसमें तमिलनाडु, केरल या इधर बहुत दूर दूर से स्टूडेंट ने राजस्थान में फॉर्म लगा दिया, और उनको राजस्थान में मारवाड़ की तरफ जैसे गाँव मिले। तो आपको बता दो कि ये ड्यूटी में आपको गाँव में काम करना पड़ेगा। अब वहाँ के जो स्टूडेंट आए उनको या तो इंग्लिश आती थी या ढंग से उनको हिंदी भी नहीं आती थी, तो लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आपको लोकल लैंग्वेज का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये लोकल लैंग्वेज की वजह से वो उन्होंने ज्वाइन किया और वह 1-2 महीने के अंदर ही वापस चले गए। तो ये थोड़ा बहुत, या फिर कई लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो बाद में ये समस्या हो जाएगी। आप इससे दूर रहो, और ये भर्ती में जो सैलरी है उसके हिसाब से मेरा तो कहने का मत ये है कि अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान से ही फॉर्म लगाए। अब बात की जाए लास्ट में कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो दोस्तों कट ऑफ की हम किसी प्रकार से कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरी इतनी परसेंटेज है तो मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। कि मान के चलो आपने फॉर्म लगाया, इस बार फॉर्म उस हिसाब से नहीं लगे जिस हिसाब से पहले कट ऑफ की थी, तो आप कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा फर्क आया था। 2016 की जो भर्ती थी उसमें जो जनरल का कट ऑफ 85 के समथिंग रहा था, ओबीसी का 75% के समथिंग रहा था, एससी का 65% के समथिंग रहा था, और एसटी का तो 60% के समथिंग कट ऑफ रहा था। लेकिन फिर 2022 में इस बार चांस बहुत ज़्यादा है, पिछली भर्ती की तुलना में कहा जाए तो 94% जनरल का कट ऑफ रहने के चांस है, 90% ओबीसी, 85% एससी तक के फिर चांस है, और 82% एसटी का चांस है। लेकिन मेरा तो कहने का मत यही है कि आपकी अगर 2022 की भर्ती में आप फॉर्म लगा रहे हो जनरल से, तो कम से कम 85 आपके होना ज़रूरी है, और 80% आप ओबीसी का मान के चलो। उसके बाद 75% अगर आप एससी से हो तो 75% तक के फॉर्म लगा सकते हो। अगर 70% एसटी से तो आप फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर इनसे कम आपके परसेंट है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। क्योंकि मैंने कहा है कि ये एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, बाकी कट ऑफ ऊपर नीचे भी रह सकते हैं। कि ऐसा ना हो जाए कि आप ये थोड़ी बहुत कम परसेंटेज आप फॉर्म ना लगाओ। तो ये कोई नहीं क्लियर बता सकता, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर इसमें कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि फॉर्म कितने लगेंगे उस हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाना होगा। आपकी ठीक ठाक परसेंट है, जैसे 60-65 के ऊपर है, 70, तो आप फॉर्म लगा दीजिए ना, फॉर्म लगा दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा आपको, मेरी दी हुई जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पूरा देख ले तो, लेकिन पता नहीं चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं करते, इतनी अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देना। नीचे जो लाल कलर का बटन है ना इसको दबा दो, और बेल आइकन है ना उसको भी दबा दो, और सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो बहुत ही यूनिक होगा आपके लिए, क्योंकि चैनल भी हमारा यूनिक ज्ञान है।